बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो बुक है बाय पीके सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा, उस बुक से हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करें। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं जो कि पिछले चैप्टर के साथ लिंक करती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो चैप्टर देखा होगा, वो सुना होगा, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पिछले चैप्टर में मतलब उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई हैं जिस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं अपनी वीडियो में। तो होप्स हो कि आप वहाँ से उसको ज़रूर देखेंगे। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम लोग हर चीज़ को इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एक जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, 5 बेसिक चीज़ें ये परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ इनपुटिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुटिंग क्या है, जो सबसे पहला हमने काम करना है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो ये है कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी डाटा है और इंस्ट्रक्शंस हैं वो इनपुट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डाटा क्या है। कोई भी रॉ फॉर्म का जो मटेरियल जो हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं दैट इज़ नॉन एज डाटा। ठीक है, और इसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो प्रोग्राम्स हैं। तो मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आपको आएंगे आप लोगों ने उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो और मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस जगह कौन सी चीज़ ऐड करनी है ताकि आपका जो आंसर है वो इन्हेंस हो जाए। बिकॉज जो एग्जाम्स हैं उनमें जाहिर सी बात है सब बच्चे याद करके आए तभी तो एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को जो चीज़ डिफर कर दिया वो एक्स्ट्रा है। तो आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो अपने आंसर में लिखनी है ताकि आपका आंसर इन्हेंस हो जाए और बाकी से डिफरेंट लगे। टीचर के ऊपर एक आपका इंप्रेशन जाए कि इस बच्चे ने जाहिर सी बात है बाकी बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी तैयारी की है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं भूलना और जो चीज़ें मैं आपको ऐड करने के लिए बोलूँ आप उनको कीजिए। और आपको लाजमी नहीं है कि वो आपने इस चैप्टर में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या आपने अगले किसी चैप्टर्स में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या पढ़नी है या नहीं पढ़नी, लेकिन क्या करेंगे आप इनको ऐड करेंगे ताकि आपका जो आंसर है वो एनहेंस हो जाए। बिकॉज आप जब टीचर के सामने बैठेंगे तो आप वहाँ बैठ के आप उसको अपने सामने अपना दिमाग खोल के नहीं रखेंगे, उनके सामने आपका सिर्फ पेपर जाएगा और पेपर में जितनी चीज़ें लिखी होंगी वो आपके बेसिकली इंटेलेक्चुअल लेवल को भी रिप्रेजेंट करेंगी, आपकी मेहनत को भी रिप्रेजेंट करेंगी, आपकी प्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात ये कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ आगे बताती चली जाऊँगी कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो जब आपके पास आए कि कंप्यूटर 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जब भी आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए तो आप लोगों ने डायरेक्टली उस आंसर को लिख देना है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन अगर आपके पास सपोज अगर 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आता है तो आप सबसे पहले बताएंगे कि व्हाट बेसिकली इज कंप्यूटर। आप कंप्यूटर की डेफिनेशन देंगे जो मैं आपको पिछली वीडियो में अपनी बता चुकी हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में, आप लोगों ने वो लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि एक कंप्यूटर सिस्टम क्या है, वो हम इसी चैप्टर के एंड वाला एक पोर्शन है उसमें हम ये देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के तौर पे कैसे, और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी कंप्यूटर सिस्टम क्या है। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो कि हम याद कर लेंगे कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से। आप लिखोगे एज अ हेडिंग दैट कंप्यूटर एज अ सिस्टम। ठीक है, आप वो सारी की सारी चीज़ें लिखोगे। उसके बाद आप 5 बेसिक ऑपरेशंस की तरफ आओगे। कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में डायरेक्टली टू द पॉइंट नहीं लिखा जाता बल्कि थोड़ा सा उस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जाता है। जितने भी पोर्शन उस क्वेश्चन के अंदर आएंगे आप उन सबको एक्सप्लेन करोगे। जैसे 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं तो आप बताओगे ऑपरेशंस क्या है। ठीक है, आप यहाँ इसकी कोई भी गूगल जो है वो मतलब करके डेफिनेशन ले सकते हो कि ऑपरेशंस किसको कहते हैं। ठीक है, फंक्शंस को कहते हैं, काम को कहते हैं। उसके बाद आप बताओगे कंप्यूटर क्या है, उसके बाद आप बताओगे सिस्टम क्या है। उसके बाद आप 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आओगे और आप उनको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखोगे। ऐसे नहीं कि एक लाइन में आप लिखोगे, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। 5 मार्क का क्वेश्चन है या 7 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसमें 2-2 लाइनें लिख के आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई आपको फुल मार्क्स दे दें। नो, यू आर नॉट अ पीजी स्टूडेंट और अ नर्सरी स्टूडेंट या 2 क्लास के स्टूडेंट के जिनको इस तरीके से मार्क्स मिले। तो आपने पेपर प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप मार्क्स चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते देन यू कैन गो अहेड विद ऑल द थिंग्स यू डिज़ायर। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। इनपुटिंग क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस पुट करनी है। इंस्ट्रक्शंस क्या थी, प्रोग्राम्स थे, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ।
आपने किसी भी चीज़ को रन करने के लिए क्या चाहिए होती है, उस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्राम चाहिए होता है, उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं कि जाहिर सी बात है उसको पता होगा कि भाई इस चीज़ का क्या मतलब है, इस ये बटन अगर प्रेस किया जाएगा तो इससे मैं क्या चीज़ कंसिडर करूंगा, क्या अज्यूम करूंगा। कंप्यूटर सिस्टम को जब आपने इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी, बताया ही नहीं हुआ, तो कंप्यूटर कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आपने अगर कंप्यूटर सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रिंटर वाला प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है, कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो आप बेशक 10 दफ़ा Ctrl+P का बटन दबा लो, आपका कंप्यूटर उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कभी भी नहीं करेगा, आपके पास वो हैंड आउट्स नहीं आएंगे। इसी तरह आप सपोज कोई फाइल ओपन कर रहे हो, सपोज वीडियो है आपके सेलफोन में, सॉरी आपके कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन आपके पास कंप्यूटर के अंदर वीडियो प्लेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, वो एप्लीकेशन नहीं है, यानी उस वीडियो को प्ले करने के लिए वो एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली उस वीडियो को प्ले करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अगर वही इंस्टॉल्ड नहीं है तो क्या करेगा आपका कंप्यूटर, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो उसके अंदर अपीयर हो जाएगा, वो पूछेगा कि आप कौन से ऐप को यूज़ करके इसको ओपन करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को। अगर आपके फ़ोन में या फिर ब्राउजिंग के बावजूद भी आपको वो एक ऐप नहीं मिल रहा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, क्योंकि उसके पास वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वो कहेगा कि मैं इस फाइल को ओपन नहीं कर सकता। तो क्या होनी चाहिए, उसकी कोई भी काम करने के लिए उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसकी इंस्ट्रक्शंस होना ज़रूरी है। एंड डाटा की हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि डाटा क्या है, कोई भी रॉ फॉर्म का मटेरियल है जो कि आप कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हो, वो कोई स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, वो कोई वर्ड फाइल है, या वो आप कैलकुलेटर में सपोज 2+3 टाइप कर रहे हो, तो वो 2+3 क्या है, वो 2+3 है आपका डाटा जो आप उस कंप्यूटर को दे रहे हो कि भाई इसको प्रोसेस करो, इसके ऊपर काम करो, मुझे रिजल्ट निकाल के दो, ठीक है। जब तक कंप्यूटर के पास उसकी इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं तो वो उस चीज़ को रन नहीं कर सकता, उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनपुटिंग में क्या होता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम को एक तो डाटा देते हो और दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। जैसे आपने जब 2+3 टाइप किया तो 2 और 3 क्या है, डाटा है, और प्लस क्या है, प्लस एक सिंबल है जिसके हवाले से कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस होंगी। इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी कि भाई प्लस का जब साइन आएगा तो मैंने चीज़ों को ऐड करना है, ना कि सबट्रैक्ट करना है, ना कि डिवाइड करना है, बल्कि कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको ऐड करना है। तो ये क्या है, ये उनके पास इंस्ट्रक्शन थी। ये बेस्ट एग्जांपल आपके पास हो जाएगी कि 2+3 का क्या मतलब होगा, ठीक है, इनपुटिंग के तौर पे। अब फिर आप इसी क्वेश्चन को अगर आपके पास लॉन्ग में आ रहा है या अगर आप शॉर्ट में भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास टेक्निक्स होनी चाहिए कि आप शॉर्ट में उन बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैसे डालती हो, ठीक है। आप इनपुटिंग में लिख दोगे कि इनपुटिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर्स हो गए, वो इनपुटिंग के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं, कीबोर्ड्स हैं, माउस है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इस तरह वॉइस टाइपिंग वाले माइक्रोफोन जो है वो सारी की सारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि हेल्प करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स स्टोरिंग। ये आप आगे एक लाइन लिख सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं हो जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द स्टोरिंग। अब स्टोरिंग क्या है, it is the saving data and instructions to make them readily available for initial or additional processing whenever required। अब क्या होता है कि स्टोरिंग में जितना भी इंस्ट्रक्शंस हैं और जितना भी डाटा है वो आप स्टोर कर लिया जाता है। वो टेम्परली भी स्टोर हो सकता है, यानी थोड़े वक्त के लिए भी स्टोर किया जा सकता है, जैसे प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होता है, या फिर वो जो होता है वो परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है इन द सेकेंडरी स्टोरेज, और फिर उस डाटा के ऊपर जो होती है वो कभी भी प्रोसेसिंग की जा सकती है। अब क्या है कि ये डाटा जो है वो एडिशनल प्रोसेसेस के लिए भी स्टोर किया जा सकता है, यानी ये कि आपने फ्यूचर में कोई काम करना है उसके लिए भी ये डाटा स्टोर किया जा सकता है, या फिर इनिशियली यानी अभी अभी आपको उसके रिजल्ट्स चाहिए उसके लिए भी ये डाटा जो होता है वो स्टोर किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप उस डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में देते हो या सेकेंडरी स्टोरेज में देते हो, जो कि हम आगे देखेंगे, जिसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो स्टोरिंग क्या है, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर सिस्टम को दोगे उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर कर दे। जैसे अगर आप एक क्रोम में आप एक टैब आपने ओपन किया हुआ है, आप उसी टैब के अंदर एक चीज़ टाइप करो, फिर आप उसी के अंदर नई चीज़ें टाइप करो और एक फाइनल रिजल्ट, मतलब एक फाइनल चीज़ जो आपको चाहिए थी आप वहाँ तक पहुँचते हो। लेकिन उससे पहले आपने क्या किया था, आप बहुत सारी वेबसाइट से होट के उस प्रॉपर वेबसाइट तक पहुँचे थे। तो क्या होगा, कंप्यूटर वो जो पिछली वेबसाइट भी आपने ओपन की थी उनको टेम्परली अपने पास स्टोर करके रखेगा, ताकि अगर आप जो वेबसाइट आपने अभी ओपन किया हुआ है उससे पिछली वाली वेबसाइट में जाना चाहो तो आप उसके ऊपर इजीली शिफ्ट कर सको, वहाँ पे वापस जा सको और वहाँ से जो डाटा आपको चाहिए, रिक्वायर्ड डाटा, उसको निकाल सको। तो यूँ क्या होता है, कंप्यूटर उसको टेम्परेली स्टोर कर लेता है या परमानेंटली स्टोर कर लेता है। इसी तरह आपकी एग्जांपल होगी कि आप कोई जैसे फेसबुक ओपन करते हो इन योर क्रोम, तो आपको एक जो है वो टैब एक डायलॉग बॉक्स जनरेट हो जाता है, अपीयर होता है, जो कि कहते हैं कि आप इसके जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड वगैरह उसको सेव करना चाह रहे हो नहीं। इफ़ यू डू नॉट, अगर आप नेवर पे क्लिक करते हो, आप उसको सेव नहीं करते हो,
तो क्या होगा, वो जो उस पर टेम्परली उसने अपने पास आपका पासवर्ड और जो ईमेल एड्रेस था वो सेव किया था, तो क्या हो जाएगा, वो नेवर हो जाएगा, वो कभी भी वो सेव नहीं करेगा, उसको डिलीट कर देगा इन जो उसकी प्राइमरी मेमोरी या फिर यू कैन से टेम्पररी मेमोरी में स्टोर हुआ था। लेकिन अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो कि सेव, तो वो क्या हो जाता है, वो उसकी प्राइमरी मेमोरी से शिफ्ट हो जाता है इनटू द परमानेंट मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी में क्या होगा कि जब भी आपको एडिशनल प्रोसेसिंग करोगे, जब भी आप वो वेब ओपन करना शुरू करोगे फेसबुक, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड और आपका ईमेल एड्रेस उस पर टाइप कर देगा और आप उसको ओपन कर लो। तो ये क्या था कि उस वक्त जब आपने पहली दफ़ा ओपन किया था, वो क्या था, रेडिली आपको इनिशियली वो चाहिए था, वो प्रोसेसिंग करनी थी, तो आपका डाटा स्टोर हुआ था। लेकिन क्या, जब आपने उसको सेव कर लिया, तो वो क्या हो गया, एडिशनल प्रोसेस के लिए, यानी जब भी आप दोबारा आओगे उस वेबसाइट पे, जब भी वो चीज़ ओपन करना शुरू करोगे, तो आपके पास स्टोर हुआ हुआ डाटा ही दोबारा यूज़ हो जाएगा। तो एक कंप्यूटर सिस्टम की बहुत अच्छी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास पासवर्ड्स को स्टोर करने की। ठीक है, आप उसमें ये चीज़ लिख सकते हो। तो स्टोरिंग के लिए आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि स्टोरिंग के लिए हमारे पास दो तरह की डिवाइसेज आती हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज और दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। ठीक है, इनकी फर्दर डिटेल्स आप इंशाल्लाह इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखिए, सबसे पहले क्या किया आपने, इनपुट दिया, वो थोड़ी देर के लिए ये परमानेंटली स्टोर हो गया। अब जाहिर सी बात है, जो इनपुट दिया था उस पर काम भी तो होना चाहिए ना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो प्रोसेसिंग जो है वो यही ये जो ऑपरेशन है वो इसी में आ जाते हैं। इट इज़ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द डाटा टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होगी तो वो एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगा और वही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस के जरिए से आप तक पहुंचेगी। ठीक है, अब जो प्रोसेसिंग होती है उसमें दो तरह के काम हो सकते हैं। ये बेसिकली जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के अंदर होगी और इसमें दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म होंगे। एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो कि बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। ठीक है, जो बेसिक ऑपरेशंस है। और इसके साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे। जैसे सपोज आपने वर्ड के अंदर एक फ़ाइल ओपन किए हुए और आप एक पर्टिकुलर जो है वो नाम की कोई चीज़ उस पूरी फाइल के अंदर को ढूंढना चाह रहे हो, तो आप सर्च बार में क्या करोगे, आप उस वर्ड को टाइप कर दो कि मुझे ये वर्ड चाहिए पूरी इस फाइल में, जहाँ के ये वर्ड है वो चीज़ हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आप कंप्यूटर जो है एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिसके जरिए से जहाँ जहाँ वो वर्ड होगा उसको वो ढूंढ कर हाईलाइट कर देगा। तो ये क्या है, लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म होंगे प्रोसेसिंग के अंदर। यानी ये कि प्रोसेसिंग में होगा, इन शॉर्ट ये बात बता दें कि अच्छा, प्रोसेसिंग का जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो सारा का सारा सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होगा। और सीपीयू का भी एक पार्ट है, अंदर वाला एक पार्ट है जिसको हम एएलयू कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आप ये बता दोगे कि प्रोसेसिंग कहाँ परफॉर्म होती है, इनटू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे सीपीयू कहा जाएगा, या फिर जो है आप उसको कह सकते हो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के एक पार्ट में एएलयू के अंदर। ठीक है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द आउटपुटिंग। सबसे पहले तो आप ये बता दोगे कि आउटपुटिंग कहाँ से हमारे पास आती है, फ्रॉम द आउटपुट डिवाइसेस। हमने बात की थी कि जो आउटपुट होता है यानी जो प्रोसेस डाटा होता है, मतलब पहले आप डाटा देते हो ना, जो कि रॉ मटेरियल होता है, जब उसके ऊपर काम हो जाता है तो वो क्या होगा, प्रोसेस डाटा होगा। और वो प्रोसेस डाटा हमारे पास क्या कहलाता है, आउटपुट। जनरली लोग कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये डाटा से इन्फॉर्मेशन तक का सफ़र होता है इसके अंदर। अब क्या होगा, द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूस्ड यूजफुल इन्फॉर्मेशन और द रिजल्ट्स फॉर द यूजर सच एज अ प्रिंटेड रिपोर्ट और द विजुअल डिस्प्ले, उसको आउटपुटिंग कहते हैं। आउटपुटिंग क्या है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो डाटा प्रोसेस होके आया है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए टू द यूजर, वो आउटपुटिंग है। ठीक है, इनपुटिंग क्या है, वो डाटा कैसे जो है वो कंप्यूटर के अंदर ले लिया जाए और उसके अंदर उस डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेट कर लिया जाए और उस पर काम किया जाए, वो इनपुटिंग है। आउटपुटिंग क्या है कि जितना डाटा आपके पास था वो सारा का सारा बाहर कैसे आएगा। ठीक है, मतलब यूज़र तक वो कैसे पहुंचेगा, वो यूज़र तक या तो स्पीकर के जरिए से किसी वॉइस की फॉर्म में पहुंच सकता है, या प्रिंटर के जरिए से किसी प्रिंट आउट्स की फॉर्म में, हैंड आउट्स की फॉर्म में पहुंच सकता है, या फिर स्क्रीन के जरिए से, मॉनिटर के जरिए से, एलसीडी के जरिए से एक विजुअल डिस्प्ले की फॉर्म में हो सकता है। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो क्या होते हैं, आउटपुटिंग में आ जाते हैं। और आउटपुटिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर्स हो गए, जैसे हमारे पास
LCDs हैं, मॉनिटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, आउटपुटिंग में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोलिंग। अब सबसे और बेसिक या इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा होता है, जो हर वक्त चलता रहेगा। इनपुटिंग में तो देखें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस काम करेंगे, आउटपुटिंग में क्या होगा, सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस काम करेंगे, प्रोसेसिंग में क्या होगा, सिर्फ प्रोसेसिंग डिवाइसेस काम करेंगे, CPU काम करेंगे। लेकिन क्या है, कंट्रोलिंग जो काम है उसके लिए जो कंट्रोल यूनिट है CU, जो कि CPU के अंदर का ही एक पार्ट है, वो क्या करेगा, हर वक्त ऑपरेट करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने हर चीज़ को कंट्रोल करना है। अब हम देखेंगे क्या चीज़ें कंट्रोल करेगा। एक तो ये मैनर कंट्रोल करेगा, और दूसरे एक ये सीक्वेंस कंट्रोल करेगा इन विच ऑल द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म। ऐसा नहीं होगा कि आपने इनपुटिंग दी और प्रोसेसिंग हुए बगैर जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये इन सारी चीज़ों के सीक्वेंस और मैनर को कंट्रोल करेगा कि कौन सी चीज़ कब होनी है, कैसे होनी है, किस वक्त होनी है, किस वक्त रुकनी है उस चीज़ ने यानी ये कि प्रिंटर ने सपोज किस वक्त प्रिंट आउट्स करना बंद कर देना है, स्पीकर ने कब जो है वो वॉइस ओवर करना बंद कर देना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट या CU कंट्रोल करेगा। और इस पूरे मेथड को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कंट्रोलिंग कौन कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोलिंग किस के जरिए से होती है, दैट इज द किस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के जरिए से होती है, दैट इज नोन एज द कंट्रोल यूनिट या CU जिसे कहा जाता है, और ये CPU का एक पार्ट होता है। हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे देखेंगे, तो आप लोग परेशान ना हो। अब हमारे पास जब भी आपने अपने आंसर को इन्हेंस करना हो, तो आप एक डायग्राम के ज़रिए से उन चीज़ों को बता दें, उन चीज़ों को प्रेजेंट कर दें। अच्छा, ये जो डायग्राम है इसके बहुत सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे भी हेल्प करेंगे और बहुत सारे पार्ट्स आपको अगले पोर्शंस में भी हेल्प करेंगे, तो आपने इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब आप डायग्राम में कुछ चीज़ हो तो पेंसिल का यूज़ मत करें। ठीक है, आप लोग अपने पेन्स को यूज़ करें, और हर चीज़ के लिए एक अलहदा जो है वो पेन रख लें। सपोज़ आपने जो और मार्कर्स भी यूज़ करें। सपोज आप जो एरोज लगा रहे हैं, अगर आप वो पेन से लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। तो आप जो बाउंड्रीज बना रही हैं, सपोज आपने बाउंड्रीज बना ली ब्लू कलर के मार्कर के साथ, ठीक है, ये जितने भी बॉक्सेस बने हुए, और जो एरोज लगा रही हैं आप वो ब्लैक कलर के मार्कर के साथ लगा रही हैं। फिर इस तरह जो आप लिख रही हैं, आप उसके लिए लाजमी तो नहीं है ना कि आप जो हैं वो डल कलर के पेन्स यूज़ करें। आप थोड़े ब्राइट कलर के पेन्स, जैसे अब आप जनरली अगर आपने बाकी सारा पेपर जो है वो सॉल्व किया फ्रॉम द बॉल पॉइंट, तो बॉल पॉइंट की इंक और जो पॉइंटर्स हैं उनकी इंक डिफर करती है। तो आप जो ये बीच में लिख रहे हैं वो आप डार्क पॉइंटर्स के ज़रिए से लिख लें, तो आपका जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो बॉक्सेस बनाते हैं उनकी एक लाइन इधर जा रही होती है, एक लाइन उधर जा रही होती है, तो वो बॉक्सेस अच्छे नहीं लगते, तो एक विजुअल डिस्प्ले अच्छा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका पेपर आपके टीचर तक जाना है, आपने नहीं जाना खुद, तो टीचर कभी भी नहीं देख सकता इसके दिमाग में कितनी नॉलेज है। टीचर आपके पेपर के ज़रिए से ही आपको जज करेगा। अब आप इसको एक फेयर जजमेंट के हैं या ना के हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन क्या है, होना तो ऐसे ही है। तो आपने जाहिर सी बात है अच्छे पेपर को करने के लिए आपने तरीके ढूंढने हैं कि आप कैसे अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकें। तो आप इन बॉक्सेस को के लिए स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के बजाय आप क्या करेंगे, वेवी लाइंस ड्रॉ कर लें। ठीक है, जिसके ज़रिए से अगर आपकी पिक्चर थोड़ी ऊपर नीचे हो भी गई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आप ये कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था, अगर आप वेवी लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए ये होगा कि आप इसके लिए एक जो ब्लू कलर का बॉल पेन या पॉइंटर यूज़ कर लें वेवी लाइंस ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अगर आप वेवी लाइंस में मार्कर से करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। उसके बजाय आप अंदर जो लिखने वाली टर्मिनोलॉजी है उसके लिए आप क्या करें, आप एक मार्कर यूज़ कर लें, तो आपके आंसर्स इंशाल्लाह हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स दिस डायग्राम, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम है या डाटा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रक्शंस के आगे आपने हमेशा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, वो आपके आंसर को इन्हेंस कर देगा। टीचर को पता होगा कि इसको भाई पता है कि प्रोग्राम्स असल में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हैं क्या, प्रोग्राम्स ही हैं। ओके, तो प्रोग्राम एंड डाटा वो किसकी तरफ जाएगा, इनपुट यूनिट। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, CPU, ये सारी की सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपने सिर्फ 5 बेसिक ऑपरेशंस पढ़े। ओके, तो इनपुट यूनिट के पास सारे के सारे प्रोग्राम और डाटा चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि सारे के सारे चीज़ें स्टोरेज यूनिट की तरफ जाएंगे। स्टोरेज यूनिट में 2 तरह की चीज़ें होंगी, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। और फिर वहाँ से होती हुई ये CPU की तरफ जाएंगी, जहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा, जितना भी आपने डाटा और प्रोग्राम वगैरह दी हैं
उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग का फंक्शन कहाँ होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, या यू कैन से अगर हम लोग एक बड़ी मतलब पीछे जाके बात करें तो वो क्या होगा, CPU के अंदर जो है एक वाइडर व्यू ले तो CPU के अंदर सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आपके पास आएगा वो कहाँ चले जाएगा, आउटपुट यूनिट की तरफ चले जाएगा, जहाँ पर आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट जिसे CU भी कहा जाता है, उससे डॉटेड लाइंस जा रही हैं टू द स्टोरेज यूनिट भी, और इसके साथ साथ टू द आउटपुट यूनिट और टू द इनपुट यूनिट। तो आप देख रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, अच्छा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, जो कंट्रोल यूनिट है ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो कि हर वक्त चलता रहेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या है, एन इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। जो इनपुट यूनिट है वो क्या करेगा, फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करेगा, जिनमें सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट एक्सेप्ट्स और रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इनपुट यूनिट ये करेगा कि जितना भी डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो कि इसको आउटसाइड वर्ल्ड से मिल रहे हैं उनको क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है, उनको एक्सेप्ट कर लेगा अपने अंदर। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर को 2+3 बोले और वो कहे कि भाई मैं तो नहीं ले रहा तुमसे ये इंस्ट्रक्शंस, या मैं तो नहीं ये तुमसे डाटा ले रहा, तो ये इसको एक्सेप्ट करता है, और उसको एक्सेप्ट करने का काम किसका है, इनपुट यूनिट का है। सेकेंड पॉइंट, ये इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इनटू द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी, लास्ट चैप्टर में भी ये बात बताई थी कि जो हम लोग ABCD या ये सब चीज़ें टाइप करते हैं, इंटर, कंट्रोल, विंडोज़ बटन, ये सारी की सारी जो बटन्स हैं या ये सारे के सारे जो हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर इनको ऐसे ही नहीं समझता। हमारे A का मतलब कंप्यूटर के लिए A नहीं है, बल्कि हमारे A के पीछे उसने कोड लिखा हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझ आता है। कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज, जिसे ये हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, यानी ये कि ABCD वगैरह, ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती। कंप्यूटर को सिर्फ सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो जो इनपुट यूनिट है वो क्या काम करता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को जो हम कंप्यूटर को टाइप करके देते हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अ कोड। और वो कोड क्या है, वो मशीन लैंग्वेज है जो कि सिर्फ कंप्यूटर को समझ आ सकती है, वो हमें समझ नहीं आ सकती, ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या करेगा, कंप्यूटर की आसानी के लिए, ताकि उसके ऊपर जो डाटा आपने दिया उसके ऊपर आसानी से काम हो सके। आसानी से काम तभी होगा ना जब कंप्यूटर को वो चीज़ समझ आएगी, और कंप्यूटर को कैसे वो समझ आएगी, जब वो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनपुट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये सेकंड फंक्शन है कि ये क्या करता है, जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दिया है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। और आप लिखोगे कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म के आगे ब्रैकेट में इनटू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और जब आप लिखोगे इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस इन डाटा, तो आप उसके आगे ब्रैकेट में लिखोगे विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब क्या होगा, जब इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, कोड की फॉर्म है, कोडेड लैंग्वेज में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट में लिख दोगे इट कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन डाटा विच इज प्रेजेंट इन द कोडेड लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज टू द कंप्यूटर सिस्टम। अब क्या करेगा, ये फर्दर जो प्रोसेसर्स होंगे यानी ALU वगैरह और प्रोसेसिंग यूनिट CPU वगैरह की तरफ, तो ये उसको सारी की सारी चीज़ें दे देते कि भाई अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने इनपुट ले लिया और मैंने उसको कन्वर्ट भी कर दिया, अब जो तुम लोगों ने करना है वो तुम लोग करो, ठीक है। अब हम लोग प्रोसेसिंग से पहले हम लोग देख लेते हैं आउटपुट यूनिट को। आउटपुट यूनिट क्या है, द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब क्या करेगा, फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करेगा। अब देखिए, आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये लोग डायरेक्टली इनपुट के बाद आउटपुट की बात करें, लेकिन बीच में प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट है यूनिट है उसके अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म होंगे, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ने कहाँ से ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, असल में प्रोसेसिंग यूनिट से, CPU से ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, और अब किसको दे दिए, आउटपुट यूनिट को दे दिए कि भैया अब हमने अपना काम कर दिया, हमने जितनी इसके ऊपर मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस करना था वो दे दिया, अब वो रिजल्ट तुम पकड़ो। अब वो रिजल्ट पकड़ने के बाद आउटपुट यूनिट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, हम वो देख लेते हैं। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, ये उन तमाम रिजल्ट्स को जो कि कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किए थे उनको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अपने पास ले लेता है। विच आर इन द कोडेड फॉर्म, ठीक है, जो कि किस लैंग्वेज में है, कोडेड लैंग्वेज में है, या वी कैन से मशीन लैंग्वेज में है। अब मशीन लैंग्वेज अगर उन्हीं कोड्स को जो कि 0 और 1 के कोड्स हैं, बाइनरी कोड्स हैं, उनको हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा तो हमें तो कुछ समझ नहीं आना, हमें तो 0 1 0 1 0 1 दिखाई देगा,
ठीक है। तो ये क्या करता है, उस कोडेड लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है इनटू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म या रीडेबल फॉर्म। तो ये दो फंक्शंस मैंने आप लोगों को इकट्ठे बता दिए हैं कि जो कि हमसे इजीली कोडेड फॉर्म समझी नहीं जाएगी, वो कन्वर्ट कर देता है उन कोडेड रिजल्ट्स को इनटू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, ठीक है, जो हमें तक आएंगे। अब ना सिर्फ इसका काम है कि वो इसको कन्वर्ट कर दे इनटू द ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, बल्कि क्या करता है वो उस ह्यूमन लैंग्वेज को हम तक पहुंचाता भी है। अब वो पहुंचाया कैसे जाएगा, वो साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो प्रिंट आउट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डिस्प्ले की फॉर्म में भी हो सकता है। तो डिफरेंट हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने देखा कि तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहले सिचुएशन में दोनों ही इनपुट और आउटपुट यूनिट्स क्या करते हैं, उन जो चीज़ें उनको मिलती है उनको एक्सेप्ट करते हैं। यानी ये कि इनपुट की फॉर्म में वो क्या हो रहा है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जो आउटपुट है वो भी क्या करता है, वो रिजल्ट्स को जो कि प्रोसेसिंग यूनिट से आए हैं वो उनको एक्सेप्ट करता है। सेकेंड चीज़ में वो क्या करते हैं, दोनों ही के केस में सेकेंड स्टेप में ये हो रहा है कि कन्वर्ट की जा रही है लैंग्वेज को। इन द इनपुट यूनिट वो ह्यूमन लैंग्वेज से कन्वर्ट करा इनटू द कंप्यूटर लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, जबकि आउटपुट यूनिट क्या करेगा, उसने चीज़ें हम तक पहुंचानी है ना, तो वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज को इनटू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, ठीक है। थर्ड केस में क्या करेंगे, ये दोनों ही पास कर देंगे जो जो चीज़ें इनको मिली हैं आगे। इनपुट यूनिट क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को पास कर देगा टू द प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के पास कर देगा, और जो आउटपुट यूनिट है वो क्या कर देगा, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई थी वो किसको पास कर देगा, हम तक पास कर देगा, आउटसाइड वर्ल्ड को पास कर देगा। ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे बीच में आ जाती है, दैट इज़ द स्टोरेज यूनिट। हमने बात की थी सेकंड इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो स्टोरेज है, ठीक है, और थर्ड प्रोसेसिंग है। तो स्टोरेज में हम देख लेते हैं कि स्टोर असल में कैसे हो रहा है। द स्टोरेज यूनिट इज अ कंप्यूटर सिस्टम होल्ड्स और स्टोर्स द फॉलोइंग। अब जो स्टोरेज यूनिट है वो किन किन चीज़ों को स्टोर कर रहा है या होल्ड कर रहा है, उनको पकड़ के रख रहा है। डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो कि हमने उसको दी। इंस्ट्रक्शंस के आगे अगेन आप लिखेंगे प्रोग्राम्स, ठीक है। डाटा जो कि आपने इन द फॉर्म ऑफ इनपुट उसको दिया, और इंस्ट्रक्शन जो कि आपने इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स उसको दिए हैं, ठीक है, और विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। एक तो ये कि ये डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ही प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंप्यूटर को डाटा दे दो, फॉर एग्जांपल 5+2 दे दो, और उसको ये ना बताओ कि प्लस का इंस्ट्रक्शंस उसके पास कौन सी स्टोर हुई है। तो सिर्फ डाटा देने का भी कोई फंक्शन कोई फायदा नहीं होगा, कंप्यूटर कभी भी उसको प्रोसेस नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बात की थी कि वीडियो अगर आपके कंप्यूटर में है, तो जब तक उस वीडियो को चलाने के लिए कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वो वीडियो आपके कंप्यूटर में कभी भी प्ले नहीं होगी। तो क्या है कि डाटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस होना ज़रूरी है, और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं और आप उसको कोई डाटा नहीं दे रहे, तो आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो। सपोज आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में पेंट के हवाले से, पेंट 3D पेंट के हवाले से या 2D पेंट के हवाले से सारे के सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर है, लेकिन आपने कभी भी जो है वो पेंट ओपन नहीं किया और जो है उसके अंदर कोई पेंटिंग्स नहीं की, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, तो क्या है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे कंप्यूटर सिस्टम ने तो मुझे कोई अच्छी सी पेंटिंग ही नहीं बना के दी। तो आपने ना सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे के रखनी है, बल्कि क्या करना है, आपने उस इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ उसको डाटा भी देना है, ताकि कंप्यूटर क्या करे, उनको प्रोसेस कर सके, ठीक है। और दूसरी बात ये कि दीज आर बोथ ऑफ देम आर रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि इंस्ट्रक्शंस जो दी हैं वो पहले से ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद है। इंस्ट्रक्शंस भी आपको डालनी पड़ती हैं। कंप्यूटर सिस्टम आपका सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा है, जब तक आपने उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं की। विंडोज़ इंस्टॉल करने का क्या मतलब है, आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, डाटा उसके बाद आप बाद में उसको दोगे जो चीज़ें आपने चेंज करनी है, ठीक है। तो आपने जो उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल किए हैं वो कहाँ से आएंगी, वो CD या DVD या वगैरह जिस फॉर्म में भी आपने उसको उसके अंदर दी थी, या USB वगैरह में कुछ भी करके आपने जो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, वो कैसे होंगी, वो फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस आएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग। अब जो कंप्यूटर उस सिस्टम जब उस डाटा या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, लाजमी तो नहीं है ना कि अचानक से एक फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए, कुछ टाइम तो लगता है ना उसको प्रोसेस करने में। जैसे सपोज आप जब कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है थोड़ी देर के लिए उसको प्रोसेस करता है, और साथ में आपको वो ये बता रहा होता है कि भाई इतनी इंस्टॉल हो गई है, इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम बाद जो है ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, कहाँ डाउनलोड होगी, कहाँ नहीं होगी। ये सारे के सारे क्या है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं। इसी तरह कोई चीज़ आपकी हाफ डाउनलोड हुई है, नहीं हुई,
पॉज आप उसको कर देते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। आपको मैंने जैसे बताया था कि आप अपने जब आपने क्रोम ओपन किया, आप बहुत सारी वेबसाइट से होते हुए एक पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंचे, तो ये ऐसा नहीं है कि जब आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंचे हो तो जो पिछला जितना भी वेबसाइट्स का डाटा है वो कंप्यूटर ने इरेज कर दिया, नहीं, वो स्टोर हुआ होता है, वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स की फॉर्म में स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर है, ताकि अगर आप जिस वेबसाइट पे अभी हैं आप उससे पिछली वेबसाइट में जाना चाहें तो आप उस पर शिफ्ट कर सकें। यूँ आपकी जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, इंटरमीडिएट डाटा है, वो भी स्टोर हुआ होता है। द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू द आउटपुट डिवाइस, तो जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं वो भी स्टोर हुए होते हैं इससे पहले कि वो आपको आउटपुट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, मतलब ये कि आप वर्ड के अंदर कोई फाइल जो है देखिए उसको एडिट करें, तो क्या है अभी आपके अंदर जो है जब आप उसको एडिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर वो इंटरमीडिएट रिजल्ट जो आपने अभी अभी चेंज किए वो क्या है, एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, वो उसके अंदर स्टोर होते चल जा रहे हैं। तभी आप अनडू कर सकते हो उन चेंजेस को, क्योंकि पिछला जो इंटरमीडिएट रिजल्ट था वो अभी भी स्टोर हुआ हुआ था ना, तो आप अनडू करके दोबारा से पिछले रिजल्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप एक दफ़ा अपनी सारी की सारी एडिटिंग कर लेते हो और उस पूरी एडिटिंग को सेव भी कर लेते हो, तो वो क्या हो गया, एक फाइनल रिजल्ट है जो कि स्टोर हुआ। तो जो स्टोरेज यूनिट है उसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कर रहा है, वो इनपुट से डिवाइसेस से भी जो सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं उनको स्टोर कर रहा है। फिर जो प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर कर रहा है, उसके साथ भी इसका लिंक है, उनको भी स्टोर कर रहा है। और जो फाइनल रिजल्ट जो आउटपुट में आ रहे हैं उनको भी स्टोर करें। तो देखिए स्टोरेज यूनिट तीनों चीज़ों के साथ लिंक्ड है। वो लिंक्ड है विद द इनपुट डिवाइस, वो लिंक्ड है विद द आउटपुट डिवाइस, और वो लिंक्ड है विद द स्टोरेज यूनिट। इनपुट के साथ क्या होगा, इनपुट वाला और डाटा के साथ लिंक्ड है, आउटपुट डिवाइसेस के साथ रिजल्ट्स के जरिए से लिंक्ड है, और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनके साथ किस तरीके से लिंक्ड है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने की फॉर्म में लिंक्ड है। तो कंप्यूटर सिस्टम यूँ एक तीनों चीज़ों के साथ, सॉरी स्टोरेज यूनिट इन तीनों चीज़ों के साथ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से लिंक्ड है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द स्टोरेज। तो स्टोरेज यूनिट में हमारे पास दो तरह की स्टोरेज आ जाती हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंडरी स्टोरेज। आप लोगों को मैं यहाँ पर चाहे शॉर्ट में आए क्वेश्चन चाहे लॉन्ग में आए, लेकिन आपने इसकी दो हेडिंग्स बनानी है। आप सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज की तो एक मेन हेडिंग है ना, लेकिन दो सब हेडिंग्स आएंगी। सबसे पहले आप लिखोगे इसके यूजेज, और तीसरा जो है या एडवांटेजेस के तौर पे, और दूसरी जो हेडिंग आप दोगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दोगे। यानी कि प्राइमरी स्टोरेज का आपके पास एडवांटेज क्या है, यानी उसको प्राइमरी स्टोरेज के होने का आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है, या उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, या आप एडवांटेजेस की हेडिंग दे दो या फंक्शंस की हेडिंग दे दो। जो भी हेडिंग आपने देनी है वो आपने दूसरे के केस में, यानी प्राइमरी स्टोरेज में तो आप जो हेडिंग्स दोगे वही हेडिंग जो है वो आपने सेकेंडरी स्टोरेज में भी देनी है, ताकि एक कोहेरेंस जो है वो आपके आंसर में रहे। ठीक है, बेरब्तगी ना हो आपके आंसर में। तो क्या है, प्राइमरी स्टोरेज में आप हेडिंग दोगे सबसे पहले फंक्शंस की, ठीक है, ये एडवांटेजेस की। तो हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। इट इज़ यूज टू होल्ड द रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो भी प्रोग्राम उस वक्त रन हो रहा है उसके हवाले से जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। आपने वर्ड फाइल ओपन की है, वर्ड फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, वो कोई स्मार्ट आर्ट लाने का फंक्शन है, बुक मार्क का है, सॉरी वाटर मार्क का है, या फिर जो है कैप्शंस का है, या फिर फुटर का, हेडर का, या फिर कोई भी जो आपकी डिफरेंट फॉर्मेट की लैंग्वेजेस हैं उसका है। तो वो सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस उस वर्ड की फाइल के हवाले से, या उस पावर पॉइंट के हवाले से, या उस पेंट के हवाले से, या क्रोम के हवाले से, या विंडो प्लेयर सॉरी मीडिया प्लेयर के हवाले से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर हैं वो सारी की सारी एक्टिव हो जाती हैं। सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर सिस्टम को, तो जब आप Ctrl+P देते हो तो वो जो विंडो ओपन होती है वो किस लिए होती है, उसके साथ साथ जितने भी उस प्रिंटर के हवाले से जितने भी इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारी की सारी एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। रनिंग प्रोग्राम की जो है वो क्या आ जाएंगी, वो प्राइमरी स्टोरेज में आ जाएंगी। तो कोई भी जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा था उसके हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन आ जाती है वो कहाँ जाती है, प्राइमरी स्टोरेज में आ जाती है। दूसरी बात हमारे पास आ जाएगा सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज या फंक्शन है, दैट इज इट इज़ यूज टू होल्ड डाटा। अभी क्या करेगा, डाटा अपने अंदर स्टोर करेगा। डाटा कहाँ से आएगा, इनपुट डिवाइसेस है।
इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो कि इसको कहाँ से मिलेंगे, CPU से मिलेंगे, एंड द रिजल्ट्स ऑफ द ऑन गोइंग प्रोसेसिंग जॉब्स, और इसके साथ साथ जो आउटपुट को भी जाने वाली जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होगी, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर होगी। तो आप देख रहे हैं प्राइमरी स्टोरेज के अंदर 3 तरह की चीज़ें स्टोर है, इनपुट, द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और द फाइनल रिजल्ट। तो यानी ये कि जो इनपुट डिवाइस से या इनपुट यूनिट से इसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको भी ये स्टोर करा है अपने अंदर, CPU से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको भी अपने अंदर स्टोर करा है, और इसके साथ साथ जो आउटपुट यूनिट में भी इंफॉर्मेशन जानी है उसको भी अपने साथ अपने अंदर ये स्टोर करके रख रहा है, ठीक है, ताकि उन रिजल्ट्स के अंदर कोई भी चेंजेस लानी है, उस डाटा के अंदर कोई भी चेंजेस लानी है उसको उसी वक्त ऑपरेट किया जा सके, ठीक है, उनके अंदर चेंजिंग्स लाई जा सके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज़ फास्ट इन ऑपरेशन, यानी ये कि जितनी ज़्यादा किसी भी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा उसकी प्राइमरी स्टोरेज होगी उतना ही ज़्यादा वो फास्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्राइमरी स्टोरेज जो है वो स्मॉल कैपेसिटी का है, यानी ये कि बाहर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ये प्राइमरी स्टोरेज होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसका कंपैरिजन जो है वो किया जा सके विद द सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज से हमेशा ये कम ही होती है, लेकिन एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों? बिकॉज फास्ट इन ऑपरेशन है। आजकल हर चीज़ का दौर जो है वो क्या है, फास्ट का दौर है, रैपिड एक्शन का दौर है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा फास्ट होती है, जितनी जल्दी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देती है, उसको आज के ज़माने में उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है। तो इस एफिशिएंसी की वजह से ये प्राइमरी स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन क्या है, ये वॉलेटाइल है, इट लूजेस डाटा ऑन पावर डिसिपेशन, यानी ये कि सपोज आपने क्रोम में बहुत सारे टैब्स ओपन किए हुए हैं, लेकिन आप गलती से क्लोज का बटन क्लिक कर देते हो, तो क्या होगा, जितना भी वो डाटा वगैरह उसके अंदर था वो सारा का सारा क्या होगा, बंद हो गया, ख़त्म हो गया। चूँकि आपने उसका वो उस जो प्रोग्राम था उसको पावर देना बंद कर दिया उसको, तो वो सारा का सारा डाटा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, जितनी भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। इसी वजह से इस स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, यानी ये कि ख़त्म हो जाती है जो ही आप उसको पावर देना बंद कर देते हैं। इसी तरह जब आपका कंप्यूटर, आपने सपोज कैलकुलेटर पे कोई चीज़ें ओपन की हुई हैं या ड्राइंग पे ओपन की हुई हैं और आपकी लाइट चली जाती है, तो आपका जितना भी डाटा था वो सारा का सारा क्या हुआ, वो ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है, आपको नए सिरे से सारा का सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स सेकंड टाइप ऑफ द स्टोरेज, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज कहते थे। अगेन इसके दो सब हेडिंग्स होंगी, एक इसके एडवांटेजेस वाली हेडिंग होगी या फंक्शन वाली हेडिंग होगी, और दूसरी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हेडिंग होगी। अच्छा देखिए, इन्हीं ये जो आपने नोट किया होगा कि मैंने मैं आपको, जब मैं आपको ये दे रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस वाली हेडिंग्स, तो आप जब आपको डिफरेंशिएशन आए ना प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में, तो भी आप यही हेडिंग्स देखिए, आप एक ऊपर मेन हेडिंग्स दीजिएगा, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज की, फिर सब हेडिंग में आप दे दीजिएगा एडवांटेजेस या फंक्शंस दोनों साइडों पे, ठीक है। जब भी आप कंपैरिजन आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाए या डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए, तो आपने एक सेंटर में एक लाइन लगानी है और एक पॉइंट पार्ट को इधर लिखना है, लेफ्ट साइड पे लिखना है, और एक को राइट साइड पे लिखना है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास 3 पॉइंट्स और एक एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे प्राइमरी स्टोरेज में आपके पास प्राइमरी स्टोरेज होती है वो CPU के अंदर इंस्टॉल हुई है, इनबिल्ट होती है। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे आपके पास USB हो गया, फ्लैश ड्राइव्स हो गई, फिर इसके साथ साथ आपके पास DVD CDs वगैरह ये होगी। तो ये आप इसकी एग्जांपल देंगे। अगर आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 5वीं एग्जांपल देंगे। हमेशा जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा उतने पॉइंट्स आप लिखेंगे उस डिफरेंशिएशन में, और उससे एक ज़्यादा जो है वो आप एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखेंगे। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप वो डिवाइसेस, जैसे आप USB बनाने में आई डोंट थिंक सो ज़्यादा टाइम लगे, CD बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अगर आप डायग्राम के ज़रिए से भी अपने आंसर को एनहेंस कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो हम इसके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले ये कि इट इज़ यूज टू होल्ड द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यानी ये कि आपके जो जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हुए हैं उन सब की इंस्ट्रक्शंस किसके अंदर पड़ी होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पड़ी होती है। सपोज आपने पेंट सारी ज़िंदगी अपने कंप्यूटर पे यूज़ किया या नहीं किया, लेकिन उस पेंट चूँकि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से है, इनबिल्ट है, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो कहाँ स्टोर हुई होंगी, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर हुई होंगी, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर लें। इसी तरह वर्ड के हवाले से, क्रोम के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से जो चीज़ें आपके फ़ोन में आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल हुई हुई हैं,
उसके बारे में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितना भी डाटा है, वो सारा का सारा स्टोर हुआ होता है इन द सेकेंडरी स्टोरेज. इट इज़ यूज टू होल्ड डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टोर्ड जॉब्स. जितने भी जॉब स्टोर हुई हुई हैं, आपने परमानेंटली स्टोर कर ली है, उनके बारे में जितना डाटा और जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो स्टोर हुई हुई होती है इन द सेकेंडरी स्टोरेज. आपने एक वर्ड की फाइल एडिट की, आपने उसके अंदर जितने भी चेंजेस थे वो सारे के सारे सेव कर लिया. अब वो क्या हुआ, जब तक आपने वो चेंजेस सेव नहीं किए थे, वो टेम्परेरी थे, तो वो टेम्परेरी कहाँ थे स्टोर हुए, इन द वॉलेटाइल मेमोरी या इन द प्राइमरी स्टोरेज. लेकिन जब आपने उनको परमानेंटली सेव कर दिया है, उनके अंदर चेंजेस को सेव कर दिया है, तो वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी टू द सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में वो हमेशा के लिए स्टोर कर लिए जाते हैं. ठीक है. उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएं तो ये स्लोअर है देन द प्राइमरी स्टोरेज. और इसके साथ इसके अंदर लार्ज कैपेसिटी है. क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर लार्ज कैपेसिटी इस वजह से है क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर सिस्टम में हैं, जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए हैं, उन सब की इंस्ट्रक्शंस, उन सब का डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है. उसके बाद ये कि इट इज़ अ लॉट चीपर देन द प्राइमरी स्टोरेज. क्यों? क्योंकि ये स्लोअर है. स्लो है तो इस वजह से ये इसकी जो वो है स्पीड है, उसके कम होने की वजह से हमारे पास इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाती है. इट रिटेन्स द डाटा इवन पावर विदाउट पावर. यानी ये कि आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन किया है और अचानक से लाइट चली जाती है, लेकिन वो क्या था, वो डॉक्यूमेंट आपने सेकेंडरी स्टोरेज में पहले से स्टोर करके रखा हुआ था ना, तो लाइट चले जाने से उस वो जो डाटा है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर जो है वो जितनी भी चीज़ें थी वो पहले से स्टोर हुई हुई थी, वो सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट था, तो वो वैसा ही रहेगा और वैसा ही आपको वापस मिल जाएगा. अब हम आ जाते हैं प्रोसेसिंग वाले पोर्शंस की तरफ. ठीक है. तो ये प्रोसेसिंग में सबसे पहले जो चीज़ आपको देखने को मिलती है दैट इज़ ALU, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है. आपने ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं CPU, ALU और CU, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, आपने इनकी शॉर्ट फॉर्म्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना. आपको पता होना चाहिए कि ALU का कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या मतलब है, दैट इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. क्योंकि ये आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में लास्ट में नहीं, एक टीचर जो है, अगर कोई सुस्त सा टीचर होगा तो वो आपको लिख के देगा कि भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को डिफाइन करो, बल्कि वो ये भी कह सकता है डिफाइन ALU या डिफरेंशिएट बिटवीन ALU एंड CU. अब आपको जब पता ही नहीं है कि ALU और CU किसकी शॉर्ट फॉर्म थी, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई. तो आपने शॉर्ट फॉर्म्स भी याद करके रखनी है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. ठीक है. अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्लेस विद द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन. जब प्रोसेसिंग का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है ना, थर्ड ऑपरेशन जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, ये जो थर्ड ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहा होता है, तो उस वक्त जितने उस प्रोग्राम के हवाले से जो चीज़ हम मतलब जिस चीज़ के ऊपर प्रोसेसिंग की जा रही है, उसका जितना भी डाटा है, उसके जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, उसका जो जो भी फाइनल रिजल्ट है, उस डाटा को रन करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जितने भी प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन कहाँ आ जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आ जाती है. और वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो उन इंस्ट्रक्शंस को, उस डाटा वगैरह को यूज़ करके, पहले के रिजल्ट्स वगैरह को यूज़ करके उस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं. वो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो लॉजिक ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं. तो ये सारे के सारे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ALU में देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ एक्चुअली एग्जीक्यूशन हो रही होती है, उन मतलब जितना भी डाटा होता है उसके ऊपर काम हो रहा होता है और फिर रिजल्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं. जैसे आप 2+3 दे रहे हो, तो जो वो एडिशन हो रही है वो कहाँ एडिशन होगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हो रही होगी. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये क्या कर रहा है, जितने भी सिस्टम्स है कंप्यूटर के, उन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है, उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के रख रहा है. गम लगा के जोड़ने नहीं, बल्कि क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ उनके काम में हेल्प कर रहा है. यानी ये कि वो इनपुट ने जब अपने डाटा को कन्वर्ट कर दिया था इनटू द कोडेड लैंग्वेज, तो उस कोडेड लैंग्वेज वाले जितने भी कोड्स हैं उनको कहाँ भिजवाता है, ये प्रोसेसिंग यूनिट में भिजवाता है. और फिर प्रोसेसिंग यूनिट से जब वो रिजल्ट आ जाता है तो वो उसको भिजवाता है टू द आउटपुट यूनिट. तो ये भिजवाने का काम, ले जाने का, आने लाने का, ये सारा काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है. और ये मैनेज करता है सारे के सारे ऑपरेशन को, कि कौन सा ऑपरेशन किस वक्त परफॉर्म होगा, कौन सा ऑपरेशन किस वक्त परफॉर्म नहीं होगा. जितने भी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के, यानी ये कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, उसका CPU, उसका मॉनिटर, उसका स्पीकर,
फैक्स मशीन, स्कैनर, ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करके रखता है, उनको जोड़ के रखता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है कि वो एक दूसरे के साथ मिल बैठ के काम करें। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी एक सिस्टम को अलाउ नहीं करता कि वो बगावत करें। ये नहीं है कि कभी भी इनपुट सिस्टम ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने अपना जो डाटा मुझे मिला है वो मैंने प्रोसेसिंग यूनिट को नहीं देना। नहीं, मतलब कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज अ टीचर, जो कि एक कंपोनेंट से यानी एक स्टूडेंट से और दूसरे स्टूडेंट को लिंक कर रहा है, एक दूसरे के कामों को लिंक कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ALU है और CU है, वो एक बड़े सिस्टम का पार्ट है जिसे CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है? बिकॉज देखिए, एक तो ये कि सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है, जितना भी काम है वो यहाँ पे हो रहा है, तो ब्रेन के अंदर ही सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही है, तो सारा का सारा काम हो रहा होता है। दूसरी बात ये कि ब्रेन ही है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसी तरह ये जो ब्रेन है, CPU है, वो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने पे मजबूर कर रहा होता है, तो इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आई डोंट थिंक सो ये बार बार बताने की जरूरत है कि ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी यूनिट्स जो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर देता है, उनको कंट्रोल करके रखता है। अब हमने बात की थी इन द वेरी बिगिनिंग कि हम लोग ये बात करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे जो है वो एज ए सिस्टम एक्ट करता है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि एक सिस्टम के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। तो एक सिस्टम हैज़ मोर देन वन एलिमेंट, एक सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर देखिए सिर्फ और सिर्फ एक CPU नहीं है, और CPU भी अकेला नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ALU नहीं है, बल्कि क्या है, ALU है, CU है, इसी के साथ साथ जो कंप्यूटर है उसके अंदर स्पीकर्स हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। ओके, ऑल द एलिमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड, यानी ये कि वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, जुड़े हुए नहीं है, गम लगा के किसी ने सारे पार्ट्स को जोड़ के नहीं रख दिया, बल्कि क्या है, एक दूसरे के साथ लॉजिकली रिलेटेड है। जैसे इनपुट यूनिट किसके साथ रिलेटेड है, प्रोसेसिंग यूनिट के साथ रिलेटेड है, प्रोसेसिंग यूनिट रिलेटेड है टू द आउटपुट यूनिट, और ये सारे के सारे मिलके ही जो है वो कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर कंट्रोल्ड इन अ मैनर टू अचीव द सिस्टम गोल। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता है ताकि वो एक पर्टिकुलर गोल अचीव कर सकें। यानी ये कि आपने एक पर्टिकुलर काम करवाना है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ इसको इंस्ट्रक्शंस दे देते हो, उसको डाटा प्रोवाइड कर देते हो, और फिर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम उन सबको उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक कंट्रोल्ड मैनर में यूज़ करता है और उसके साथ उससे एक डिज़ायरेबल रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद अचीव कर लेता है। ठीक है, अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि कंप्यूटर कैसे एज अ सिस्टम एक्ट करे। तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपने सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कंप्यूटर एज अ सिस्टम। ठीक है, तो आपने वो हेडिंग देनी है, उसके बाद 5 बेसिक ऑपरेशन या जो भी आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आपने वैसे लिखना है। ओके, अ कंप्यूटर इज अ सिस्टम एज इट कंप्राइजेज ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। एक कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट जुड़े हुए कंपोनेंट्स। इंटीग्रेटेड डजंट मीन कि वो एक दूसरे के साथ गम लगा के जोड़ेंगे, अगेन ये एक दूसरे के साथ लॉजिकली रिलेटेड है। ठीक है, और इनमें कौन कौन से आ जाते हैं कंपोनेंट्स, इनपुट यूनिट आ जाता है, आउटपुट यूनिट आ जाता है, स्टोरेज यूनिट आ जाता है, और CPU आ जाता है। CPU जिसे आप प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हो। ठीक है, दैट वर्क टुगेदर, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म द स्टेप्स। ठीक है, किन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है, कॉल्ड फॉर इन द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, और ये उन तमाम स्टेप्स को जो होता है वो पार करता चला जाता है जो कि ज़रूरी थे उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। यानी ये कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हो ना प्रोग्राम की फॉर्म में, तो ही होंगी वो सारा का सारा। फिर आपने डाटा दिया हो कि असल में करना क्या है भाई, अब इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके। फिर उसके बाद प्रोग्राम ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सारे के सारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस उठा के दे देता है, उसको एक कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता है टू द प्रोसेसिंग यूनिट के भाई अब इस पे प्रोसेसिंग करो। फिर वो सारे के सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और उसके बाद से गुजरता वो फाइनल रिजल्ट्स पे आ जाता है, और वो फाइनल रिजल्ट्स दे देता है टू द आउटपुट यूनिट। अब जो आउटपुट यूनिट के पास जो चीज़ें आई हैं वो किस फॉर्म में है, वो है इनटू द मशीन लैंग्वेज। अब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी जाती है इनटू द ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज हम तक पहुंचाई जाती है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट होके हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बेस्ट एग्जांपल है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम।
अभी कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए. दैट्स इट फॉर टुडे. होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी. होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी. एंड होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. पेपर अटेम्प्ट करने की प्रोसीजर्स पे, इसकी टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा. अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे किस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे प्रेजेंट करें. बल्कि ऐसे कीजिएगा, आप लोग हमें बता दीजिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चन पे मतलब सपोज डिफाइन वाले क्वेश्चन के लिए एक अलग पैटर्न होता है, डिफरेंशिएशन के लिए एक अलग पैटर्न होता है, डायग्राम वाली क्वेश्चंस अलग होते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले, एवेल्युएशन वाले अलग तो क्वेश्चंस होते हैं. तो आप बता दीजिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं कि उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाए. तो इंशाल्लाह हम उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना लेंगे. थैंक यू.